ऑनलाइन कक्षा में आज आपका स्वागत है। आज तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के साथ में चर्चा करेंगे। तृतीय वर्ष का प्रथम प्रश्न पत्र अर्वाचीन काव्य और अर्वाचीन काव्य के अंतर्गत पंत की प्रकृति चेतना को अपन ले रहे हैं। सुमित्रा नंदन पंत का प्रकृति वर्णन और उसकी कला पक्ष और भाव पक्ष की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए इसे तैयार किया है। तो विद्यार्थियों, हम जानते ही हैं कि पंत जो है वो प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। पंत ने प्रकृति की अनंत संभावनाओं को, उनकी असीम भावनाओं को, असीम सौंदर्यानुभूति को प्रकृति के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। ये हम जानते हैं। पंत के लिए जो प्रकृति का चित्रण है वो बाल्यकाल से ही प्रारंभ हो जाता है। उन्होंने स्वयं कहा है कि कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति के निरीक्षण से मिली है, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कूर्मांचल प्रदेश को जाता है। मुझे याद है, मैं घंटों एकांत में बैठा प्राकृतिक दृश्यों को एकटक देखा करता था और कोई अज्ञात आकर्षण मेरे लिए एक अव्यक्त सौंदर्य का जाल बुनकर मेरी चेतना को बराबर तन्मय करता रहता था। इस प्रकार प्रकृति ने उंगली पकड़कर मुझे काव्य के क्षेत्र में चलना सिखाया, कल्पना के सुंदर सुंदर महल बनाने की प्रेरणा दी और मधुर कोमल कंठ की रागनी में सुरीली तान छेड़ना मुझे सिखाया। इसीलिए हम देखते हैं कि पंत की रचनाओं में प्रकृति का वही सुकुमार, कोमल और सुंदर पक्ष हमारे सामने आता है। यूँ देखा जाए तो आधुनिक युग में प्रकृति की चित्रण की जो चेतना है वो हमें विविध विविध प्रणालियों में देखने को मिलती है। कवि जो है प्रकृति के माध्यम से अपनी सतरंगी कल्पनाओं को निरंतर अभिव्यक्त करता चलता है। साधारणतया आधुनिक काव्य में हम देखें तो प्रकृति के 10 रूप सामने दिखते हैं। कहीं तो प्रकृति आलम्बन रूप में दिखती है, कहीं उद्दीपन रूप में दिखती है, कहीं संवेदनात्मक रूप में, तो कहीं वातावरण के निर्माण के रूप में, कहीं कहीं रहस्यात्मक रूप में, कहीं प्रतीकात्मक रूप में। कवि कहीं अलंकारों की योजना के माध्यम से प्रकृति को प्रस्तुत करता है, यानी मानवीकरण इत्यादि के माध्यम से, तो कहीं वो लोक शिक्षा के रूप में अभिव्यक्त करता है, कहीं प्रकृति दूती बन जाती है। तो आप देखें कि विविध विविध आयाम हमें प्रकृति के अभिव्यक्ति के देखने को मिलते हैं। इन विविध रूपों के आधार पर ही हम पंत के प्रकृति चित्रण को भी देखने का प्रयास करेंगे। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले आलंबन रूप हमारे सामने आता है, प्रकृति का आलंबन रूप। और आलंबन रूप को हम देखें तो 2 प्रकारों में अभिव्यक्त किया जा सकता है। पहला तो आलंबन का रूप जो है वो संश्लिष्ट चित्रण प्रणाली के माध्यम से देखने को मिलता है, और दूसरा स्वतंत्र रूप से आलंबन का चित्रण। तो जहाँ तक संश्लिष्ट प्रणाली के प्रयोग का प्रश्न है तो हम पंत जी की अनेक कविताओं में देख सकते हैं एक साथ संश्लिष्ट प्रकृति का चित्रण। बादल बहुत रूपों में हमारे सामने आता है, संश्लिष्ट एक साथ अनेक रूपों में। परिवर्तन कविता में, गुंजन कविता में, नौका विहार कविता में, इन कविताओं में हमें प्रकृति का संश्लिष्ट रूप देखने को मिलता है। एक उदाहरण जैसे अपन लें आंसू कविता का, तो आंसू कविता में जो है बादलों के छायामय खेल का वर्णन कवि प्रस्तुत करता है। कवि कहता है, बादलों के छायामय मेल घूमते हैं आँखों में फैल, अवनी और अंबर के ये खेल, शैल में जलद जलद में शैल। आप देखें कितना सुंदर प्रकृति का संश्लिष्ट चित्रण है। ऐसे ही ग्राम्या कविता में प्रकृति के आलम्बन रूप का चित्रण ग्राम श्री कविता में विविध विविध रूपों में देखने को मिलता है। एक ही फल है, अनेक फलों के जो चित्रण हैं, उनके नाम, उनकी जाति, फलों के रूप इत्यादि का चित्रण हमें देखने को मिलता है। कवि ने कितना एक एक चीज़ को कितनी बारीकी से देखा है। देखो, महके कटहल, मुलकित जामुन, पुलकित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू, नींबू दाड़म, आलू गोभी, बैंगन मूली, पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी है, पक गए सुनहरे मधुर बेर, अवनी से तरु की दाल जड़ी है, लह लहा रहे पालक,
मह में धनिया, लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। कितने कितने रंगों के अंदर अलग अलग फलों के, फूलों के नाम, रूप, जातियाँ, अद्भुत चित्रण कवि करता चलता है। इसी तरह से उद्दीपन रूप में, तो उद्दीपन रूप में प्रकृति हमें पता ही है कि जहाँ मानवीय भावों को उद्दीप्त करने का प्रयास किया जाता है वहाँ उद्दीपन रूप होता है। तो प्रकृति के माध्यम से भी कवि ने मानवीय भावों को उद्दीप्त करने की प्रवृत्ति को दर्शाया है। प्रकृति जब भी शोकाकुल होती है, जब व्यक्ति शोकाकुल होता है तो प्रकृति भी शोकाकुल नजर आती है। विरही हृदय को प्रकृति भी विरहिणी नजर आती है। पंत ने ऐसे चित्रण बहुत सारे किए हैं। आंसू कविता का एक उदाहरण देखें अपन। देखता हूं जब उपवन, पियालों में फूलों के, प्रिय भर भर अपना यौवन पिलाता है मधुकर को। अकेली आकुलता सी प्राण, कहीं तब करती मृदु आघात, सिरह सिरह उठता है कृशघात, ठहर जाते हैं पग अज्ञात। तो जैसे विरही अपने हृदय में आकुलता का वर्णन मतलब स्वरूप देखता है तो प्रकृति भी उसे आकुल नजर आती है। तो विद्यार्थियों, ये उद्दीपन रूप में हमने प्रकृति का चित्रण देखा, प्रकृति किस तरह से मानवीय भावों को उद्दीप्त करती है। अब संवेदनात्मक रूप में, संवेदनाएं कितनी प्राकृतिक स्वरूप के साथ में घुल मिल जाती हैं और उस रूप में ही प्रकृति का चित्रण हमें नजर आता है। तो प्रकृति का चित्रण इस रूप में भी दो प्रकार से मिलता है। पहला तो हास उल्लास के रूप में, संवेदनाएं हमारी हास उल्लास के रूप में, और दूसरा शोक संतप्त या विरहाकुल रूप में। इन दोनों ही स्थितियों का पंत जी ने अपनी प्रकृति चित्रण में मर्म स्पर्शी रूप में उद्धृत किया है, चाहे तो हास उल्लास का क्षण हो या गमगीन क्षण हो। तो इन दोनों ही क्षणों को, इन दोनों ही संवेदनाओं को प्रकृति के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। मिलन कविता का एक उदाहरण देखें। जब मिलते मौन नयन पल भर, खिल खिल अपलक कलियां निर्भर। जब मिलते मौन नयन पल भर, खिल खिल अपलक कलियां निर्भर। देखिए मिलन कविता के अंदर कैसे हास और उल्लास में मौन भी परिवर्तित हो जाता है और वो खिलखिला उठता है। दूसरी तरफ देखें तो शोक और विषाद के या रुदन के क्षणों में प्रकृति भी हमें वैसी खिन्न और उदास लगती है। आप देखें परिवर्तन कविता पंत जी की, जिसमें समीर जो है वो निश्वास लेता हुआ प्रतीत होता है, आकाश जो है वो चुपचाप रुदन करता हुआ दिखाया गया है। देखें, खोलता इधर जन्म लोचन, इधर तो जन्म जो है अपने लोचन खोल रहा है। मूंदती उदय मृत्यु क्षण भर, उधर मृत्यु जो है आंखें मूंद लेती है। अभी तो उत्सव था उल्लास का और अभी अवसाद अश्रु उच्छ्वास। देखें दोनों ही रूप हैं, एक तरफ उल्लास का क्षण, जन्म का क्षण, दूसरी ओर मौत का क्षण, जो अवसान का क्षण है, जो अश्रुओं का क्षण है, रुदन का क्षण है। तो एक साथ दोनों ही जीवन में परिवर्तन के स्वरूप के रूप में हमारे सामने आते हैं परिवर्तन कविता में। तो ये हमने देखा संवेदनात्मक रूप में प्रकृति किस प्रकार से हमें प्रभावित करती है। इसी तरह से वातावरण निर्माण में भी प्रकृति का बहुत अहम रूप है। प्रथम तो गंभीर और दूसरा संयोग, उल्लास, सुखद क्षण, दोनों ही वातावरण को सृजित करती है प्रकृति। उल्लास का क्षण हो, सुखद संयोग का क्षण हो या गंभीर क्षण हो, दोनों ही रूपों में वातावरण का सृजन करती है। और ये दोनों ही रूप पंत जी की कविताओं में मिलते हैं। कितनी ही कविताएं हैं। संध्या के बाद लें कविता, तो उसमें गंभीर चित्रण में हमें देखने को मिलता है। देखें उदाहरण, विरहा गाते गाड़ी वाले, भूख भूख कर लड़ते कूकर, हुआ हुआ करते सियार, देते विषण निशि को स्वर। ये निशि जो है वो अवसान का, दुख का, रुदन का, विरह का स्वरूप है। और उस समय प्रकृति भी वैसे ही हमारे सामने रूप लेकर आती है। तो कूकर भौंकने लगते हैं, सियार हुआ हुआ करने लगते हैं, पशु पक्षी भी प्रकृति के साथ में अपना रूप बदल लेते हैं। जैसी प्रकृति है वैसा ही पशु पक्षी भी अपना व्यवहार करने लगते हैं। तो वातावरण का कितना प्रभाव होता है ये प्रकृति के माध्यम से इन्होंने दिखाया।
ग्रंथि कविता में बसंत की मादक बेला का चित्रण है। वह मधुर बसंत था जब गंध से मुग्ध होकर झूमते थे मधुप दल, और अवनी के सुख बढ़ रहे थे दिवस से जानकर ऋतुराज का नव आगमन। ऋतुराज का, बसंत का नया आगमन देखकर किस प्रकार से दिवस भी अपना सुख सृजित करने लगता है और मुग्ध होकर गाने लगता है, झूमने लगता है, मधुप दल भी अपनी गंध बिखेरने लगते हैं। ये बसंत का अवसर है। तो बसंत की इस मादक बेला का चित्रण ग्रंथि कविता में कवि करते हैं। वातावरण का सृजन इस प्रकार से प्रकृति के माध्यम से होता है। फिर प्रकृति रहस्यात्मक रूप में भी हमारे सामने आती है। रहस्यात्मक रूप हम देखते हैं, आधुनिक कवियों ने प्रकृति को के दोनों ही स्वरूपों को देखा है। अगोचर रूप में भी देखा है, जहाँ अगोचर रूप में देखा है, अदृश्य रूप में देखा है, अव्यक्त रूप में देखा है, वहाँ रहस्यमयी सत्ता हमारे सामने आती है। जो दिखाई नहीं देता, अगोचर, जो दिखाई नहीं देता आंखों से, अव्यक्त है, जो व्यक्त नहीं है, हमारे सामने प्रस्तुत नहीं है, तो वो कोई न कोई रहस्य है। तो रहस्य सत्ता की ओर संकेत करता है। कवि ने मौन निमंत्रण कविता में प्रकृति के बहुत ही सुंदर मनमोहक झांकी का चित्रण किया है। ये विद्यार्थियों रहस्यात्मक रूप में है। कवि कहता है, न जाने तपक तड़ित में कौन, मुझे इंगित करता है मौन, देख वसुधा का यौवन भार, गूंज उठता है जब मधुमास, न जाने सौरभ के मिस कौन, संदेशा मुझे भेजता मौन। ये कौन है जो दिखाई नहीं पड़ रहा है और मुझे संदेश दे रहा है? मौन संदेश कवि को सुनाई पड़ता है और वो उसके हृदय के अंदर गूंज, मधुमास की गूंज देने लगता है। तो ये मधुमास को भी महकाने वाला कौन है? कोई न कोई तो रहस्यमयी सत्ता है इसके पीछे, जो दिवस को उगाता है तो रात्रि में अवसान भी करता है, तो मधुमास को भी लाता है तो पतझड़ को भी लाता है। तो कोई न कोई रहस्यमयी सत्ता है प्रकृति की जो कवि को संदेश देती है। इसी तरह प्रतीकात्मक रूप में भी प्रकृति हमारे सामने आती है, और आधुनिक कवियों ने तो सबसे ज़्यादा प्रतीकात्मक रूपों का प्रयोग किया है, प्रतीकों का प्रयोग किया है। ये प्रतीक अलग अलग रूपों में हमारे सामने आते हैं। कवि पंत की परिवर्तन कविता लें तो भी बहुत सारे प्रतीकों का प्रयोग किया उन्होंने। कभी तो वो कहते हैं कि सुकुमार वात हत लतिका, एक सुकुमार नवयुवती का प्रतीक बनकर वो लता हमारे सामने आती है। लता को उन्होंने सुकुमार नवयुवती का प्रतीक मान लिया है। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर भी अंगार। अभी अभी तो परिणय की बेला आई है, अभी अभी तो दाम्पत्य जीवन बंधा है, कल ही तो हल्दी के हाथ लगे हैं, और अभी तो लाज के बोल फूटे भी नहीं हैं, अभी तो चुम्बन की जो संकेत हैं वो मिटे ही नहीं हैं। लेकिन हाय, ये प्रकृति का कैसा प्रकोप है कि रुक गया संसार, बना सिंदूर भी अंगार। उसका सिंदूर भी अब तो उसको अंगार जैसा प्रतीत होने लग गया है। वैधव्य की बेला, और वो कौन है? वात हत लतिका, पेड़ों से टूटी हुई लतिका। अभी तो पेड़ से बंधी हुई थी लेकिन वो टूट गई है लतिका। ये सुकुमार जो थी वो अब छिन्न भिन्न हो गई है। ऐसी प्रतीक के रूप में हमारे सामने नवयुवती का चित्रण करने वाली एक लतिका का प्रतीक लेकर उन्होंने ये बांधा है बिंब। बहुत ही सुंदर बिंब है प्रतीकात्मक रूप में प्रकृति का। इसी तरह अलंकार योजनाओं में भी कवि ने बहुत सारे अलंकारों का प्रकृति के माध्यम से उपयोग किया है। कभी तो उपमा का उपयोग करता है, कभी वो उत्प्रेक्षा का उपयोग करता है, कभी वो रूपक का, कभी मानवीकरण का, नाना प्रकार के अलंकार, विरोधाभास का, अन्योक्ति का, व्यतिरेक का, अरे आप असंख्य अलंकारों का प्रयोग किया इन्होंने। कवि पंत तो अलंकारों में जब रम जाते हैं तो प्रकृति का ऐसा अद्भुत स्वरूप हमारे सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। देखिए उपमा के प्रयोग देखें भिन्न भिन्न रूपों में। मधुबाला किसी गुंजार, वारी बिंब सा विकल हृदय, विहग बालिका सा मृदुल स्वर। ये देखिए आप भिन्न भिन्न उपमाओं का प्रयोग। इसी प्रकार से सांग रूपक अलंकार की सृष्टि, सांग रूपक देख कितना सुंदर रूपक बांधा है। अरे वासुकी सहस्र फन, लक्ष्य अलिक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर, छोड़ रहे हैं जग की विक्षत वक्षस्थल पर। तो इस प्रकार से वासुकी के जो सहस्र फन हैं
उनको जो दिखाई देते हैं और जो नहीं दिखाई देते हैं वो भी चरण चिन्हों को छोड़ते हुए वो चलता है और इस जगत के शत विक्षत वक्षस्थल पर वो अपने चरणों को छोड़ते हुए इस प्रकार से चल रहा है। उत्प्रेक्षाओं के तो बहुत ही सुंदर प्रयोग किए हैं। निराकार तम मानो सहसा ज्योति पुंज में हो साकार। ये निराकार भी ऐसा लगता है मानो ज्योति पुंज में साकार हो उठा है। द्रुत जरो जगत के जीर्ण पत्र, उदाहरण है ये आपको अलंकार के, एक उदाहरण अलंकार का प्रयोग देखें आप। पतझर में ठूठे तरु से ज्यों सूनी अमर बेल लिपटी। पतझड़ में ठूठे तरु से ज्यों सूनी अमर बेल लिपटी, इस प्रकार से दिखाई देती है वो नायिका। तो ये उदाहरण अलंकार था। विरोधाभास को देखें। जिनकी शीतल ज्वाला में जल बनी चेतना मेरी निर्मल। अब ज्वाला तो जलाने वाली होती है, लेकिन यहाँ शीतल ज्वाला है, ठंडी ज्वाला है, तो ये विरोधाभास अलंकार का प्रयोग है। इस प्रकार से मानवीकरण का भी प्रयोग किया है इन्होंने, और आधुनिक कवियों ने तो मानवीकरण के नाना प्रयोग किए हैं, और पूरा का पूरा छायावाद मानवीकरण पर अलंकारों में सिमटा हुआ है। तो मानवीकरण का भी एक उदाहरण आप देखें पंत जी की, जिन्होंने मानवीय भावों को और विचारों को, व्यवहारों को और चेष्टाओं को का आरोप उन्होंने सचेतन प्राणी के रूप में प्रकट किया है, मानवीकरण के रूप में प्रकट किया है। हमारे प्रकृति पर मानवीय भावों का आरोप, पूरे के पूरी मानवीय भावनाओं को, विचारों को, व्यवहारों को प्रकृति पर आरोपित कर दिया, ये मानवीकरण है। कहीं तो छाया कविता के रूप में, कहीं बादल कविता के रूप में, कहीं मधुकरी, निर्झर, संध्या, नौका विहार, चांदनी, जुगनू, कितनी सारी कविताएं हैं जिसमें प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। एक आध उदाहरण अपन लेते हैं, जैसे संध्या का उदाहरण दे लें। संध्या बिल्कुल एकदम शांत हो जाती है, एकदम निश्चल हो जाती है, हलचल खत्म हो जाती है, जैसा लगता है निर्जीव और निष्प्राण बेला हो गई है। तो एक रूपसी का इन्होंने चित्र अंकित किया है और उसको सजीवता के साथ इसमें अंकित किया है। कौन तुम रूपसी, कौन व्योम से उतर रही चुपचाप। संध्या आती है ना, व्योम से उतर कर, आकाश से उतर कर धीरे 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 धीरे, एकदम शांत निश्चल, कोई हलचल नहीं, ऐसा जैसा निर्जीव निष्प्राण बेला हो गई है। चुपचाप छिपी निज छाया की छवि में आप, सुनला फैला केस कलाप, मधुर मंथर मति मौन, धीरे 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 धीरे। कौन तुम रूपसी, कौन, ये संध्या रूपी रूपसी है जो धीरे धीरे उतर कर व्योम से आ रही है। तो ये प्रकृति का मानवीकरण बहुत ही सुंदर ढंग से इन्होंने किया है। इसी प्रकार लोक शिक्षा के रूप में आप देखें प्रकृति का चित्रण, लोक जीवन को शिक्षित करने के लिए प्रकृति कितना बड़ा आधार बनती है। प्रकृति के माध्यम से जन साधारण को शिक्षा और उपदेश देने के लिए कवि पंत ने परिवर्तन कविता में मधुमास को शिशिर के रूप में जलता हुआ कहकर, चांदनी को अंधकार में परिणित होते बताकर जगत की अस्थिरता, क्षणभंगुरता, अधीरता का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। वहीं आत्मा की अमरता का भी सुंदर संदेश दिया है। देखिए उदाहरण देखो कितना सुंदर है। झरो 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 जंगम जग प्रांगण में, जीवन संघर्षण में, नव युग परिवर्तन में, मन के पीले पत्तों झरो झरो झरो। अब तो झरने का समय है, अवसान का समय है, तो ये सच्चाई है, जीवन का अवसान आना अवश्यम भावी है। इस क्षणभंगुरता से हम मुंह मोड़ नहीं सकते, इसलिए जिस तरह से पत्ते भी पतझड़ में झड़ जाते हैं और नए पत्ते खिलते हैं, पुराने झड़ जाते हैं, उसी तरह से पुराना शरीर भी क्षणभंगुर जो है वो समाप्त होता है और एक नवीन नूतनता का सृजन करता है। इसी तरह आत्मा की अमरता का भी सुंदर संदेश है इसमें। आप देखें कि प्रकृति को इन रूपों में तो है ही, दूती के रूप में भी, दूती यानी दूत बनाकर प्रकृति का चित्रण करना, जैसे मेघदूत में हुआ है, कालिदास ने किया है मेघदूत में, मेघ को दूत बनाकर संदेश को भेजा है। यहाँ भी कवि ने दूती के रूप में प्रकृति का चित्रण किया है, बड़ी सजीव कल्पनाएं प्रस्तुत की हैं। अरे भाई आप देखते ही बनता है उनका। तो इसका मतलब ये है कि कुल मिलाकर प्रकृति को विविध विविध रूपों में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। पंत जी ने अपनी कविताओं में प्रकृति के विविध विविध रूपों का अंकन किया है। तो आपने इन रूपों का चित्रण अभी देखा है। 10 रूप हमने रखे थे सामने और 10 ही रूपों के उदाहरण देकर आपके सामने इसका पूरा विस्तार से वर्णन किया गया। आज पंत के प्रकृति चित्रण को इतना ही पढ़ेंगे, कल आगे अगले कवि को हम लेंगे। आज इतना ही।